लोग क्लास 10th के जो फिजिक्स पढ़ रहे थे उस चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन। उसमें हम लोग फोकस और फोकस दूरी तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। आज हम लोग पढ़ेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। आखिर क्या होता है फोकस दूरी। जैसे हम लोग ये एक बार रिपीट कर देते हैं कि ये क्या है, ये अवतल दर्पण है। इसमें फोकस क्या होता है, तो मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण है वह क्या होती है, मुख्य समांतर किरण जो होती है वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर केंद्रित होती है, अभिसारित होती है। इसी बिंदु को कहते हैं फोकस। ठीक है। और यहाँ से P तक की दूरी, ये दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, फोकस दूरी कहेंगे। और यहाँ वक्रता त्रिज्या होगा तो यहाँ तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। तो आखिर यही दोनों में हमें संबंध देखना है कि आखिर की क्या होता है। ठीक है। संबंध होता क्या है तो ये आप जान सकते हैं। यहाँ फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ यह कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यही संबंध होता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं, अर्थात F बराबर r/2। ठीक है, F बराबर r/2 होता है, ये संबंध होता है कोणीय दर्पण। मतलब यहाँ ध्यान रखिएगा, ये कोई भी दर्पण हो, उत्तल हो या अवतल हो, उत्तल हो या अवतल हो, दोनों ही दर्पण में यही संबंध होता है। F क्या होता है, r/2 के बराबर होता है। ठीक है। अब हम लोग इस पार्ट में ये जो है हम लोग ये तो जान गए, संबंध जान गए। अब संबंध को सत्यापित करेंगे बारी बारी से। हम लोग सत्यापित पहले अवतल में फिर उत्तल में करेंगे। आपसे हो सकता है पूछा जाए, सीधे अगर पूछा जाए परीक्षा में कि F बराबर r/2 को सत्यापित करें तो आप स्वतंत्र हैं, उत्तल हो या अवतल हो, दोनों में कोई में सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपको कह दे कि अवतल में सिद्ध करें या उत्तल में सिद्ध करें तो आपको उत्तल में अवतल में सिद्ध करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ ये आएगा कि अवतल दर्पण में आपसे अगर पूछ दिया जाए कि अवतल दर्पण में सत्यापित करें, अवतल दर्पण में सत्यापित करें F बराबर r/2, चाहे भी कर सकते हैं अवतल दर्पण में F बराबर r/2 को सत्यापित करें, ऐसे भी पूछा सकते हैं अवतल दर्पण में F बराबर r/2 को सत्यापित करें। ठीक है। चाहे देखिए आपको ये भी पूछा सकता है कि अवतल दर्पण, यहाँ फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसको सत्यापित करें, सीधे ऐसे कहेगा। ठीक है। ऐसे भी कहेगा सीधे कि F बराबर r/2 को सत्यापित करें, मतलब कि इसी तरह से पूछा सकता है। यहाँ देखिए अब ये जो है हम पहले अवतल दर्पण में ही आप तुम लोग को बता देते हैं। यहाँ देखेंगे, जैसे देखिए पहले ये प्रूफ करने से पहले तो हम फिगर की चर्चा करेंगे। ये मान लिए क्या है, ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण मान लिए। अब इसमें हम लोग यहाँ P लेते हैं। ठीक है। और ये तो जानते हैं ये F हो गया और यहाँ C हो गया। ठीक। अब है ये हमें ये सत्यापित करने के लिए एक किरण खींचने की आवश्यकता पड़ेगी। एक किरण भी खींच लेते हैं, इस तरह से किरण खींच दिए। अब ये जानते हैं कि मुख्य अक्ष समांतर किरण है तो ये फोकस से होकर लौटेगी, ऐसे लौट गई। ठीक है। अब देखिए आखिर यहाँ ये C से जो इस बिंदु को मिलाएंगे, ये मान लीजिए किरण है AB। ठीक है। यहाँ से इसको मिला देते हैं, वक्रता केंद्र C से B को मिला देते हैं तो ये हो गया अभिलंब। तो ये वाला हो जाएगा आपका आपतन कोण, ये हो जाएगा परावर्तन कोण। ठीक है। दर्पण को मान लेते हैं MN। ठीक। इसी की सहायता से सिद्ध करेंगे। ऐसे लिखेंगे कि माना कि MN एक अवतल दर्पण है। ठीक है। MN एक अवतल दर्पण है जिसका क्या है, वही बात, जिसका ध्रुव P है, ध्रुव P वक्रता केंद्र C एवं फोकस क्या है, F है, फोकस F है। ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो आप ये जानते हैं तो PF बराबर तो हो जाएगा F फोकस दूरी और PC बराबर हो जाएगा R वक्रता त्रिज्या। हमें क्या सिद्ध करना है, F बराबर r/2 सिद्ध करना है। ये हो गया।
अब एक किरण मुख अक्ष के समांतर एक किरण लिख दिया, मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से जा रही है, एफ से होकर जाती है। ये हो गया, यहाँ तक लिख दिए, फिगर की चर्चा हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग प्रूफ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले परावर्तन के नियम से, ये क्या होता है ये आप गौर करेंगे, याद कीजिए परावर्तन के नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो आपतन कोण तो ये वाला है, परावर्तन के नियम से क्या कहेंगे, कोण ए बी सी बराबर में जाएगा कोण सी बी एफ, इसको एक मान लिए, ये हो गया। अब आप देखेंगे ये भी सीखे हैं कि दो रेखा अगर समांतर हो तो एकांतर कोण समान होते हैं। यहाँ लिखिए चूंकि ए बी समानांतर है सी पी, ए बी समांतर क्या है सी पी, इसीलिए कौन कौन से एकांतर कोण से, इसलिए हो गया एकांतर कोण से। तो क्या हो जाएगा कोण ए बी सी, देखिए ये और सी पी समांतर है तो ये वाला और ये वाला कोण एकांतर कोण होगा। जैसे कि दो रेखा है कट रहा है तो ये कोण और ये कोण, वही स्थिति यहाँ बन रही है, ये भी और सी पी समांतर है और ये तिर्यक रेखा अगर मानेंगे तो ये वाला दोनों कोण एकांतर कोण होगा। तो कोण ए बी सी किसके बराबर, कोण बी सी एफ के बराबर, ये 2 हो गया। आप 1 और 2 में गौर करेंगे तो दोनों के बायां पक्ष क्या है बराबर है, तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। सी डी एफ किसके बराबर हो गया, बी सी एफ के, यानी कि अब ये वाला कोण जो है इसके बराबर हो गया। अब आप 9th क्लास में पढ़े हैं कि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के अगर 2 कोण बराबर हो तो उसके सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। मतलब ये दोनों कोण बराबर है तो ये भुजा बराबर ये भुजा भी होगा। तो यही बात आप इसमें देखिए, त्रिभुज बी सी एफ में देखिए ये दोनों कोण बराबर है, इसका मतलब कि सी एफ और बी एफ क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब लिखते हैं ना कि चूंकि त्रिभुज, अब ऐसे लिख दीजिए, चाहे तो डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए सी एफ बराबर में बी एफ हो जाएगा। अब त्रिभुज क्या हो जाएगा बी सी एफ में क्या लिखेंगे, क्या मिला हमें, बी सी एफ में हो जाएगा कोण बी सी एफ, यही बी सी को लिखते हैं कोण सी डी एफ बराबर में कोण बी सी एफ है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा सी एफ बराबर में बी एफ। ठीक है, सी एफ बराबर हो गया बी एफ। अब आप देखिए सी एफ और यहाँ बी एफ यहाँ पर पी एफ लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, तो चूंकि डी पी के निकट है, पी के निकट है। आप जानते हैं ये जो बी जो है पी के निकट है, तो ऐसे में यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी में ज़्यादा अंतर नहीं होगा। ऐसे देखें ये गोल है, थोड़ा सा का अंतर होगा, पूरा तो बराबर होता नहीं है, थोड़ा सा का अंतर होता है, उतना अंतर से फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं बी एफ के यहाँ पर पी एफ, क्योंकि दोनों लगभग बराबर होता है। अब देखिए इसके इस बात आगे बढ़ते हैं, ये सी एफ और पी एफ तो नहीं जानते हैं कुछ, पी एफ को हम फोकस दूरी कहते हैं लेकिन सी एफ को कुछ नहीं, सी एफ में अगर पी एफ शामिल हो जाएगा तो उसको हम पी सी कह सकते हैं। तो सी एफ में हम लोग क्या करते हैं, पी एफ जोड़ देते हैं। ठीक है, आप पी एफ जानते हैं कि समीकरण में बाएं साइड जोड़ेंगे तो दाएं साइड जोड़ना पड़ेगा, तो इधर भी पी एफ जोड़ेंगे तो ये क्या मिल गया, सी एफ और पी एफ मिल के क्या हो जाएगा पी सी, इधर हो गया 2 पी एफ, 2 को है। अब आप देखिए पी सी को क्या कहेंगे, पी सी को कहेंगे आर, पी एफ को क्या कहेंगे एफ, तो इससे आ जाएगा ना 2 भाग में आ गया ना, एफ बराबर आर बाई 2, ये आपका सत्यापित हो गया। और तब दर्पण में आप इसको चाहें तो फिर रिपीट करके देख सकते हैं, वीडियो को दोबारा प्ले करके, और हम लोग उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे। हम देखेंगे उत्तल दर्पण में यही चीज़ को सत्यापित करेंगे एफ बराबर 2 को, तो इसके लिए हम लोग उत्तल दर्पण बनाएंगे। ये हो गया उत्तल दर्पण, सेम वही प्रक्रिया इसमें भी अपनाएंगे, इसमें बस एक चरण इसमें ज़्यादा होगा। देखिए ये जो हो गया ये P हो गया, यहाँ F हो गया, यहाँ C हो गया, इसे ही मुख अक्ष के समांतर एक किरण खींच लेते हैं, इसके इसी की सहायता से सिद्ध होती है। अब ये किरण तो कहाँ से जाएगी,
ये किरण फोकस से लौटती हुई मालूम पड़ेगी, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। अब आप अभिलंब खींच लीजिए। अभिलंब जानते हैं कहाँ से आएगा, तो सी से अभिलंब इस तरह से हो जाएगा ऐसे। जब अभिलंब ये हो गया तो ये वाला हो जाएगा आपतन कोण, ये हो जाएगा परावर्तन कोण। इसमें भी नाम दे दीजिए। ये किरण हो गया ए, यहाँ हो गया बी, यहाँ लेते हैं सी। ठीक है, ए बी सी तो यहाँ है ही, सी नहीं ले सकते हैं। ए बी सी और सी डी एफ, यहाँ सी नहीं ले सकते हैं, यहाँ सी पहले से लिया हुआ है। तो यहाँ आप दूसरा कुछ बिंदु ले लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ बी है ना, तो यहाँ ए सी लिए हुए हैं, यहाँ डी ले लेते हैं। ठीक है, इसमें एन ले लेते हैं। ठीक, ये हो गया एन, यहाँ एन ना है ऐसा कि यहाँ पी लिए हैं, यहाँ क्यू ले लेते हैं। ठीक है, दर्पण को मान लेते हैं एम एन। ठीक, इस तरह से हो गया। दर्पण को मान लिए एम एन, ऐसे आप लिखेंगे कि माना कि एम एन एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, एम एन एक उत्तल दर्पण है जिसका क्या है, ध्रुव P है, इसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र क्या है C, एवं फोकस क्या है F है, या फोकस F है। तो क्या हो जाएगा, पी एफ बराबर में F हो जाएगा और पी सी बराबर में हो जाएगा R। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण AB दर्पण से परावर्तन के बाद BD दिशा में, कहाँ देख रहा है, BD दिशा में लौटती है ना, BD दिशा में जाती है, BD दिशा में जाती है, जो कहाँ से, F से आती हुई मालूम पड़ती है, F से आती हुई मालूम पड़ती है। ठीक है, ये हो गया। अभिलंब की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, अभिलंब जानना है, CQ है। अब देखिए, इस बात से हम इसमें बोर्ड पे 3 पार्ट कर लेंगे, थोड़ा सा जगह इसमें ज़्यादा समय लगेगा, जगह ज़्यादा लगेगा। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं परावर्तन के नियम से, आप देखिए पहला सही था, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, कोण ADQ बराबर में हो जाएगा कोण DBQ। हो गया, ये हो गया पहला समीकरण। ठीक है, अब यहाँ तो हो गया परावर्तन के नियम से, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इसमें फिर इसमें दो तरह के, एक होगा संगत कोण, जैसे ऐसे अगर रेखा क्रॉस करे तो ये कोण संगत कोण होगा। तो ऐसे ही आप देखिए यहाँ क्या है, AQ जो है, AB जो है, यहाँ AB जो है वो समांतर है किसके, PC के, मुख अक्ष के समांतर है। और ये जो Q से आने वाली जो रेखा है, ये CQ अभिलंब जो है, वह इसी रेखा को क्रॉस करेगा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण हो जाएगा। देखिए ऐसे गौर कीजिए, ये रेखा इसके समांतर और ये तिर्यक रेखा की भांति हो गया, ये कोण की तरफ बन रहा है, यहाँ ये कोण और ये कोण संगत कोण होगा। AP समांतर CP और यहाँ क्या है, QC तिर्यक रेखा है ना, QC तिर्यक रेखा है, ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा। तो इसीलिए कौन से, संगत कोण से क्या मिलेगा, कोण ABQ बराबर में कोण BCF, इसको 2 मान लीजिए। आप ये दोनों में देखिए, 1 और 2 से गौर कीजिए, क्या मिलेगा, दोनों में ABQ है, तो क्या जाएगा हमें DBQ बराबर में कोण BCF। कैसे हो गया, इधर भी ABQ इधर भी ABQ, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर, तो इसको 3 मान लेते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखिए दो रेखा अगर क्रॉस करें तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है, इसको हम लोग सम्मुख कोण कहते हैं। तो वैसे ही आप देखिए, ये जो है DF एक रेखा है, DF भी एक रेखा है, और ये QC भी एक रेखा है, ये दोनों रेखा क्रॉस कर रहा है। तो ये वाला कोण देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण सेम ऐसे ही स्थिति में आती है, क्योंकि ये F से जा रही है रेखा, B होके D तक पहुंची है,
और दूसरा ये सी से जो है बी होके क्यू तक पहुंची है, तो दोनों क्रॉस कर रहे हैं, तो ये कोण और ये कोण सम्मुख कोण से बराबर होंगे। तो अब आप लिख सकते हैं सम्मुख कोण से क्या मिलेगा, कोण डी बी क्यू, देखिएगा एन इधर है, बी यहाँ बी है, डी बी क्यू बराबर में कोण सी बी एफ, ये बोला कोण सी बी एफ। तो इसको आप 4 मान लीजिए और तब आप गौर कीजिए 3 और 4 से। अब आप लिखेंगे 3 और 4 से हमें क्या मिला, दोनों में डी बी क्यू है, तो कोण बी सी एफ बराबर में कोण सी बी एफ, ये हो गया। अब फिर यही चीज को हम त्रिभुज में लागू करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ इसीलिए कर देते हैं त्रिभुज, देखो यहाँ, तो यहाँ अब त्रिभुज कोण में बी सी एफ में यही बात को लागू कीजिए, बी सी एफ बराबर में क्या मिल गया, कोण सी बी एफ, तो इसीलिए हो गया यहाँ बी एफ बराबर में सी एफ, और बी एफ को आप उस समय लिखे थे पी एफ, यहाँ भी लिख सकते हैं पी एफ। क्यों लिखेंगे, तो चूंकि बी जो है बी के निकट है, बहुत ही निकट है, तो थोड़ा सा दूरी, थोड़ा सा का अंतर होता है। अब दोनों साइड आप पी एफ जोड़ दीजिए, पी एफ इधर भी पी एफ जोड़ दिए और इधर भी पी एफ जोड़ दिए, ठीक है, सी एफ प्लस पी एफ, तो एगो पी एफ कएगो पी एफ, 2 गो पी एफ हो गया, आई सी एफ प्लस पी एफ, तो ये हो गया पी सी। तो 2 पी एफ को क्या कहेंगे, एफ कहेंगे, पी सी को आर कहेंगे, तो इसे क्या मिल गया, एफ बराबर हो गया आर बाई 2। तो इस तरह से दोनों दर्पण में हम लोग बारी बारी से एफ बराबर बाई 2 को सिद्ध कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें सीखना है किरण आरेख। प्रतिबिंब जब बनेगा तब प्रतिबिंब को बनने के लिए किरण आरेख सीखना है, जो कि हम लोग अब सीखेंगे। देखिए किरण आरेख हम लोग अब सीखेंगे क्या, किरण आरेख ये क्या होती है। तो ये आप किरण प्रकाश की पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किरण प्रकाश की, यानी प्रकाश की किरण के बारे में, ठीक। तो यहाँ जो है किरण आरेख जो है, प्रकाश की किरणों जो होती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद कैसे कैसे रिटर्न होती है, वो हमें जानना है। क्यों ऐसा, ये जब जानेंगे तो इसी से हम प्रतिबिंब का निर्धारण कागज पर करेंगे। आरेख मतलब यहाँ ग्राफ में खींचना है, यहाँ कॉपी पर आरेख, उसका आरेख बनाना है कि आखिर कोई भी किरण जब आने की स्थिति इस तरह की है तो उसके जाने की स्थिति किस तरह की है, मतलब आने की स्थिति के अनुसार किरण के जाने की स्थिति तय होती है। तो इसका हम लोग आरेख खींचते हैं, इसी आरेख से प्रतिबिंब का निर्धारण करेंगे, प्रतिबिंब का पता करेंगे कि आखिर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा और कैसा बनेगा। यानी प्रकाश किरणों के आरेख से हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति का पता लगाएंगे। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, यानी ये कहते हैं कि प्रकाश की जो पथ होती है वही समझते कि पथ को ही हम लोग किरण आरेख कह रहे हैं, ठीक है। कोई भी प्रकाश की जो किरण है जो कैसे कैसे गुजरेगी उसका हम ग्राफ अगर खींच देते हैं, आरेख खींच देते हैं, तो उसको कहते हैं किरण आरेख। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग 4 तरह के किरण आरेख हमें सीखना है। बनाते हैं पहले उत्तर दर्पण में, अवतल दर्पण में। देखिए ये अवतल दर्पण है, तो इसमें आप देखिए किरण आरेख जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर किरण इसमें जो आएगी, आप कहाँ से जाएगी, अगर ये आपको याद नहीं रह रहा है तो आप फिर से वही बात अभिलंब खींच के आप पता कर सकते हैं। तो ये सी है, तो ये किरण हो गया, मान लीजिए आपतित किरण हो गया ए बी, तो यहाँ से आप अभिलंब खींचेंगे, ठीक है, ये अभिलंब खींच लेंगे तो ये आपको पता चल गया कि ये हो गया आपतन कोण। और जब आपतन कोण हो गया तो इससे आप आश्वस्त हैं, मतलब पहले से परिचित हैं कि जो अभिलंब के एक साइड बाएं साइड से आ रही है तो वो किरण दाएं साइड से जाएगी, अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी उतना ही कोण बना के जाएगी। तो ये कोण इधर से अभिलंब के उस साइड से आ रही है तो क्लियर है कि अभिलंब किस साइड से जाएगी, जितना कोण इधर बनना है उतना ही कोण बना के लौटेगी। तो ये ऐसे लौट जाएगी। कहाँ से लौटेगी, ये देखिए ये लौटेगी यही बिंदु से, फोकस से लौटेगी। तो एक किरण आपको ध्यान रखना है कि जो भी मुख्य अक्ष के समांतर किरण जो है वो दर्पण से जब परावर्तित होगी तो फोकस से होके लौटेगी, ठीक है। यही चीज को
आप अगर उत्तल में देखना चाहेंगे तब क्या होगा, देखिए उत्तल में भी ऐसे ही आप लीजिए मुख अक्ष के समांतर किरण, तो इसमें जानते हैं इसमें तो फोकस पीछे होता है, फोकस यहाँ है, वक्ता केंद्र यहाँ है, तो मुख अक्ष के समांतर के जो इसमें लेंगे। अब आप देखिए ये ऐसा ना कि इसको इधर मोड़ दीजिएगा, ये आपको ये न समझ में आए, फिर से आप वही कीजिए, अभिलंब खींचिए। अभिलंब मतलब सी से जाने वाली रेखा, तो इस तरह से हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका आपतन कोण। अब तो क्लियर हो गया ना कि जब ये अभिलंब है तो दूसरी ओर से ही रिटर्न होगा, इधर से तो होगा नहीं, ऐसे इसमें ऐसे हो रहा था क्योंकि इसमें अभिलंब तो ये वाला है। अब इस तरह स्पष्ट हो गया कि इधर से लौटेगा, तो जितना कोण बनाया उतना ही कोण बना के लौटेगा। तो इसके कारण ये जो किरण है वो आपको कहाँ से, इस बिंदु से जाते हुए मालूम पड़ेगा। ऐसे आया, यहाँ से लौट गया। तो आप कह सकते हैं कि अवतल ये जो मुख समांतर किरण है वह फोकस से होके जाती है, चाहे फोकस से आती हुई मालूम पड़ती है। ये ना कहेंगे कि मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर लौटती है, ठीक है। एवं उत्तल में फोकस से आती हुई मालूम पड़ती है, फोकस से आती हुई मालूम पड़ती है। ये आपका हो गया एक किरण, अरे ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आप दूसरा किरण देखेंगे, दूसरा क्या होगा, इसमें आप ठीक अब इसी का उल्टा स्थिति लेते हैं। अब क्या होगा, आप किरण को ही फोकस से लेके चलते हैं, ठीक है। फिगर जो है ऐसा करते हैं, ये मिटा देते हैं। देखिए अब है दूसरा जो लेते हैं, ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, तो इसमें हम लोग अब किरण को फोकस से लेके जाएंगे, ठीक है। ये जो है ये फोकस से, ये P हो गया, यहाँ F हो गया, यहाँ C हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कोई किरण जो है यहाँ से ऐसे आ रही है, ऐसे फोकस से होते हुए, अब फिर आप पता करना है कि कहाँ से लौटेगा, तो आप अभिलंब खींच लिए चुपचाप सीधा से, ये हो गया। तो ये हो गया आपतन कोण, आपतन कोण हो गया। तो अब तो क्लियर है कि इधर से लौटेगा, तो ये परावर्तन कोण बनाएगा, तो ये मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। मतलब जितना कोण ये बना ना उतना कोण बना के लौटेगा, तो ये मुख अक्ष के समांतर होके लौट जाएगा, ठीक है। यानी अभी आप देखें कि जो समांतर आया था वो फोकस से लौटा था, ये फोकस से आया तो समांतर होके लौट गया। यही चीज को आप उत्तल में देखेंगे, तो उत्तल में क्या होगा, उत्तल में अब देखिए इसमें तो फोकस उस साइड है, यहाँ F है और यहाँ C है, तो इसमें क्या होगा, आप फोकस तो जा नहीं सकते, फोकस से क्या, फोकस तो उस साइड है, फोकस की दिशा में किरण को लेके चलिए ऐसे, मतलब इस दिशा में जाए, लगेगा कि यहाँ ये जा रहा है, ठीक है, वहां वह जा रहा है। तो यहाँ भी आप अभिलंब खींचेंगे, तो अभिलंब तो आपका ऐसे खिंचाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आपतन कोण, तो ऐसे परावर्तन कोण बना के लौट जाएगा, ठीक है। तो यानी आप यहाँ कह सकते हैं कि फोकस अवतल में, इसमें अवतल दर्पण में फोकस से आने वाली किरण, फोकस से होकर जाने वाली किरण एवं उत्तल में, उत्तल दर्पण में फोकस की ओर जाने वाली किरण, फोकस की ओर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर होकर लौटती है। ये आपका दूसरा किरण हो गया, ठीक है। अब देखिए तीसरा किरण जो है वो हल्का है, इसको मिटा लेते हैं। देखिए तीसरा किरण क्या है, अब आप फिगर में पहले देखेंगे, उसके बाद लिखेंगे। अब क्या होती है, मान लेते हैं कोई किरण वक्ता केंद्र से ही आए, मतलब ऐसा आए कि वह वक्ता केंद्र से होते हुए जाए, ठीक है। ये मान लेते हैं ऐसे गया कोई किरण इस पथ पे, आप अभिलंब भी अगर खींचेंगे तो यही आएगा, अभिलंब भी तो यहाँ यही आएगा, अभिलंब दूसरा आएगा नहीं। तो
अभिलंब भी यही होगा, ये किरण भी यही होगा। तो इसका मतलब अभिलंब के साथ कितना कोण बनाया, 0 डिग्री। तो अब 0 डिग्री बना के जब आया है अभिलंब के साथ, तो लौटेगा भी 0 डिग्री बना के, क्योंकि आप यही परावर्तन के नियम सीखे हैं कि जितना कोण बना के ये आया है अभिलंब के साथ, अभिलंब भी यही है, किरण भी यही है। जैसे दर्पण में आप समझिए, समतल दर्पण में ना समझिए कि आप सीधा लाइट भेजेंगे तो सीधा लौटेगा, वही स्थिति यहाँ आ गई, तो ये लौट भी इसी पथ पर चली जाएगी, लौट जाएगी। मतलब वक्ता के से किरण आएगी ना, उसी पथ पे लौट जाएगी। ठीक है, आपको जब सवाल फिगर का निर्धारण करना हो प्रतिबिंब का, तो उस समय ये वक्ता केंद्र वाला किरण जरूर खींचेंगे, क्योंकि इसमें एक ही लाइन खींचने की आवश्यकता पड़ेगी, 2 लाइन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए इसमें क्या होगा, मान लिए वक्ता केंद्र की ओर जा रही है कोई किरण, ऐसे जा रही है जैसे कि लगे कि वो वक्ता केंद्र पर जाके पहुंचेगी, लेकिन ये दर्पण तथा टकरा के जगह रिटर्न हो जाएगी। यहाँ भी वही होगा, क्योंकि यहाँ भी अभिलंब खींचेंगे तो वही होगा। तो इसमें ये कहेंगे कि वक्रता केंद्र, यहाँ देखिए अवतल में, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर आपतित किरण एवं उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर, वक्रता केंद्र की ओर आपतित किरण उसी पथ पर लौट जाती है। ठीक है, ये आपका हो गया तीसरा किरण। अब देखिए चौथा किरण जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिगर बना के हम वो भी आपको बता देते हैं क्या होती है। चौथा है कि कोई किरण अगर ध्रुव पर आपतित होती है डायरेक्ट अगर, तो कैसे होगी, आप देखिए इसमें समझिए, ये हो गया अवतल, इसमें है मान लीजिए कोई किरण यहाँ तक P हो गया, यहाँ F हो गया, यहाँ C हो गया, तो कोई किरण यहाँ आया, तो अभिलंब भी तो यही हो जाएगा ना, अभिलंब भी तो यहाँ C से P तक यही हो जाएगा, तो ये हो गया आपतन कोण। तो ऐसे परावर्तन कोण बनाएगा, इधर की ओर लौट जाएगा। ठीक है, ये हो गया। आप यही चीज आप उत्तल में भी देखेंगे, उत्तल में भी सेम वही चीज आएगा, इसमें भी तो वही आएगा। यहाँ बस अंतर यही होता है, इसमें P इधर है, इधर C है, यहाँ P है, तो यहाँ अगर कोई किरण ऐसे आती है तो ऐसे परावर्तित हो जाती है सेम बना के। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि ध्रुव पर आपतित किरण, ध्रुव पर आपतित किरण, ठीक है, ध्रुव पर आपतित किरण क्या होगा कि मुख्य अक्ष के साथ, मुख्य अक्ष के साथ जितनी कोण बनाती है उतनी ही कोण बनाते हुए, उतनी ही कोण बनाते हुए दूसरी ओर से परावर्तित होती है। ठीक है, यहाँ जैसे आया दूसरी ओर से इधर से आया, इधर से परावर्तित हुआ, इधर से जाएगा तो उधर से परावर्तित होगा। ये आपका हो गया सभी किरण आरेख हो गया। अब देखिए किरण आरेख हम लोग अच्छा सीख लिए। अब हम लोग यही किरण आरेख की सहायता से प्रतिबिंब का निर्धारण करेंगे। तो जानते हैं क्या होता है प्रतिबिंब का निर्धारण कैसे होता है। इसमें हम लोग 4 किरण आरेख सीखे हैं। तो आखिर किरणों के कटान बिंदु से प्रतिबिंब बनता है, तो कम से कम आपको कोई 2 किरण आरेख खींचना होगा, तब जाके जब कटान बिंदु होगा उससे प्रतिबिंब का निर्धारण होगा, जो कि हम लोग अगले क्लास में प्रतिबिंब का निर्धारण सीखेंगे।